एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सुमन और नीता। सुमन बड़ी थी, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान अनिल से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सुमन भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके घर चलाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते थे, तभी उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं छोटी बहन नीता बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अमीर व्यापारी राहुल से हुई थी। शादी के बाद से ही नीता को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी सुमन उसके घर जाती, नीता की बातें उसके दिल को चुभ जाती। एक दिन सुमन सुबह सुबह काम पर जा रही थी कि रास्ते में नीता मिल गई। दीदी, तुम्हें देखकर तो लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज है। तुम्हारे हाथ कितने खुरदरे हो गए हैं, और ये कपड़े लगता है सालों से नए नहीं खरीदे। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, पर मुझे तुम जैसे गरीबों से ज्यादा बात करने की आदत नहीं। हम तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद अनिल बीमार पड़ गया। इलाज में सारी बचत खत्म हो गई। एक रात अनिल ने सुमन से कहा, लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। अब तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसा मत कहो अनिल, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आज ही नीता से मदद मांगने जाती हूँ। अगले दिन सुमन नीता के घर पहुंची। अरे दीदी, आज कैसे याद आई? नीता, अनिल बहुत बीमार है। इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। कृपया मदद कर दो, बाद में लौटा देंगे। अरे, आज तो राहुल जी सारा पैसा लेकर जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ कर पाती, पर अब तो मुमकिन नहीं। बस थोड़ा सा ही दे दो। दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं, तो मेरा क्या होगा? सुमन का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे वापस चली गई। अगले दिन सुमन ने सोचा, नीता ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं अपने बड़े भैया के पास जाती हूँ। वह भाई के घर पहुंची। दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। भाभी, भैया घर पर है? नहीं, वे शहर गए हैं। क्या काम है? अनिल बहुत बीमार है, पैसों की जरूरत है। देखो नीता, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। सुमन, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? सुमन की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह चुपचाप वहां से चली गई और अपनी झोपड़ी के बाहर उदास मन से बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। गर्मियों की दोपहर थी, लू के थपेड़े चल रहे थे। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में आए। उनके चेहरे पर तेज था, पर वे कई दिनों से भूखे लग रहे थे। कुछ भिक्षा दे दो बेटा, कई दिनों से भूखा हूं। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। यह हवेली कोई दानशाला नहीं है। साधु बाबा निराश होकर आगे बढ़े और सुमन की झोपड़ी के सामने पहुंचे। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, कृपया बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। सुमन अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लेकर आई और बाबा को दिया। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे पति अनिल बहुत दिनों से बीमार है। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े को क्या करूंगी? मेरे पास पहले से ही कई घड़े हैं।
बेटी, यह साधारण घड़ा नहीं है। यह तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु बाबा अचानक गायब हो गए। सुमन खुशी खुशी घड़ा लेकर अपने कमरे में गई। अरे सुमन, अभी तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, पर अब मुझे पूरी तरह ठीक लग रहा है। हाँ अनिल, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने यह जादुई घड़ा दिया है। दोनों ने घड़ा खोला तो उसमें से सोने के सिक्के झरने लगे। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं। हाँ, वे बाबा भगवान के रूप में आए थे। अब हम इस धन का सदुपयोग करेंगे। सुमन ने सेठ जी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदकर उन सोने के सिक्कों से सुमन ने एक जमीन खरीदी। उस जमीन पे एक दुकान का निर्माण करवा लिया। यह सब जब उसकी छोटी बहन नीता को पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। कल तक ये मुझसे पैसे मांग रही थी, आज अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। नीता परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह चुपके से सुमन के घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। सुमन, उन बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था और ठीक नहीं हो पा रहा था। वे साधु बाबा भगवान से कम नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास एक जादुई घड़ा है। अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। जब ये सो जाएंगे तो मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। नीता ने अनिल और सुमन के सोने का इंतजार किया। जैसे ही वे सोए, वह चुपके से अंदर घुसी और घड़े को उठाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छुआ, वह दीवार से चिपक गया और एक गंभीर आवाज गूंजी। अरे मूर्ख, लालची और घमंडी औरत! धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही नीता के हाथ पैर कांपने लगे। वह डरकर घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन नीता ने अपने नौकर बंटी को बुलाया। बंटी, सुमन की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनी है तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सही कह रहा है। अगर लोग उसकी दुकान पर जाना बंद कर दें तो वह खुद ही गरीब हो जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। नीता ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन्हें सुमन की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से कहना था कि उसमें गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह सुमन ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी नीता के भेजे हुए लोग आए और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या? इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। लगता है इसमें कोई खराबी है। सुमन, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। मैंने सुना था कि सुमन के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो बिल्कुल खराब लग रही है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं अभी ताजी छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन नीता के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे चिल्लाते हुए चले गए। ध्यान रखना, सुमन की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। धीरे धीरे सुमन की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक उसके पास बहुत कम ग्राहक आए। सुमन समझ गई कि कोई जानबूझकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सुमन ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ मुफ्त में पिलाने लगी। बिना पैसे दिए मेरी छाछ पीकर देखिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो मुझे बताइए। गांव वालों ने छाछ पी और पाया
कि वह बिल्कुल स्वादिष्ट और ताजी थी। अब उन्हें समझ आया कि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। इसी बीच कुछ गांव वालों ने देखा कि वही लोग जो कल सुमन की छाछ को खराब बता रहे थे, नीता के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर नहीं लगी। बेटी सुमन, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने की साजिश थी। अब गांव के लोग फिर से सुमन की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब नीता को यह पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही न सके। उसने अपने नौकर बंटी को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार सुमन का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि वह कभी दोबारा व्यापार न कर पाए। मालकिन, पिछली बार भी हम बाल बाल बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो। चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम और रामलाल आज रात सुमन की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले तो। अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग आना। कोई सबूत मत छोड़ना। पूरा गांव सो रहा था। बंटी और रामलाल ने अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से सुमन की दुकान के पास पहुंचे। जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। रामलाल ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और बंटी ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गईं। अरे, सुमन की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंटी और रामलाल अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुमन जब दुकान पर पहुंची तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गई। सरपंच जी भी वहां पहुंच गए। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। सुमन ने रोना बंद किया और सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश थी। वह सबूत ढूंढने लगी। तभी उसने झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डिब्बा पड़ा देखा। सरपंच जी, यह देखिए, यहाँ एक गमछा और तेल का डिब्बा पड़ा है। अरे, सबूत मिल गया है। किसी का गमछा यहाँ पड़ा है। हाँ, मुझे तो लगता है यह गमछा नीता के नौकर बंटी का है। मैंने कल उसे ऐसा ही गमछा पहने देखा था। सरपंच जी ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया। क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही तौलिया तो मैंने नीता के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। नीता अब तक शांत खड़ी थी, लेकिन अचानक घबराने लगी। नहीं, ये मेरा तौलिया नहीं है। सरपंच जी ने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया, जिस पर हल्के अक्षरों में नीता स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से नीता अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। नीता, यह मिट्टी का तेल का डिब्बा तो तुम्हारी दुकान का है। ये यहां कैसे आया? मैं क्या जानूं? कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। इधर नीता के पति राहुल का व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था और इस सब से अनजान था। जब वह चौपाल पर पहुंचा तो सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि वह वही गमछा पहने हुए था जो सरपंच जी के पास सबूत के रूप में मिला था। अब बोलो नीता, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो। तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। नीता ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी उसे घूर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुमन मुझसे ज्यादा अमीर बन सके।
नीता, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से सुमन की दुकान फिर से बनाई जाएगी। सरपंच जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी सुमन। नीता की आंखों से आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। सुमन ने नीता को गले लगा लिया। गांव वालों को सुमन की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नीता ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं।